एवरीवन। इस वीडियो से हम इंडियन पीनल कोड की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम सेक्शन 1 से लेके 5 तक कवर करेंगे। सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड। सो दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये प्रोवाइड कर रहा है कि आईपीसी जो है वो होल ऑफ इंडिया के हर कॉर्नर में अप्लाई होगा एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो एज यू नो कि आईपीसी इज ऑफ ईयर व्हेन इट वाज एनफोर्स वाज 1 जन 1862, 1 जनवरी 1862 को एनफोर्स हुआ और 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल से असेंट मिली थी। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्ट के उस समय जब लॉ कमीशन के चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे, तो 1860 में जब ये बनाया गया था तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इससे एक्सक्लूड किया गया था बिकॉज एज़ यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 370 आपने पढ़ा होगा जिसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। तो उस स्टेटस की वजह से इसको एक्सक्लूड करके रखा हुआ था। आईपीसी भी वहाँ पे अप्लाई नहीं होती थी। बट आफ्टर रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस, मतलब 370 को जैसे ही हटाया गया तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बनाया गया, जिसके बाद आईपीसी सीआरपीसी जैसे सारे एक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होते हैं। कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो नहीं अप्लाई होते हैं, बट मोस्ट जो एक्ट्स हैं वो अप्लाई होते हैं। तो नाउ जम्मू एंड कश्मीर पे भी आईपीसी अप्लाई होगा। सो दिस इज़ टू बी रिमेंबर। नाउ सेक्शन 2 प्रोवाइड करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो सेक्शन 2 प्रोवाइड करता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो सेक्शन 2 प्रोवाइड कर रहा है कि हर कोई पनिशमेंट के लिए लायबल होगा तब जब आईपीसी के इस कोड के जो प्रोविजंस है उसके कॉन्ट्ररी कोई भी एक्ट और ओमिशन कमिट किया जाता है, तभी वो लायबल होगा, अदरवाइज लायबल नहीं होगा। जिसके लिए इस कोड में जो भी प्रोविजंस दिए हैं उसके कॉन्ट्ररी कोई भी एक्ट या ओमिशन के कुछ कमीशन करने पे जो ये एक्ट प्रोहिबिट कर रहा है विद इन इंडिया, वो ऐसे एक्ट्स या ओमिशंस के लिए इस एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। अगर कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशंस उन प्रोविज़न में इंक्लूडेड नहीं है तो लायबल नहीं होगा। तो जो भी प्रोविजंस दिए हैं इसके अंदर, कोई भी व्यक्ति उसके कॉन्ट्ररी एक्ट या ओमिशन करेगा तो वो इंडिया में उसके लिए लायबल होगा। दिस प्रोविजन इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। इसके अंदर जो एवरी पर्सन वर्ड यूज़ किया है, एवरी पर्सन मीन्स एवरीवन, वेदर सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स। एवरी पर्सन मीन्स ही कैन बी अ सिटीजन और नॉन सिटीजन। एज सेक्शन 11 ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सनस भी एवरी पर्सन जो टर्म यूज़ किया है उसके अंदर आते हैं। एंड so a foreigner committing an offence in India is also liable to be tried as per section 2. So as there they use every person, so even a foreigner committing an offence in India, he shall be liable as per section 2. Within India means जो term यहाँ use किया है within India means कि the presence of any person committing an offence may be real or constructive. For example, I read very suitable illustration for that कि अगर कोई इंडिया में बॉर्डर के उस तरफ से फायरिंग कर रहा है तो वो एक्चुअली इंडिया में नहीं है, बट ही इज़ फायरिंग फ्रॉम द अदर साइड। तो वो जो एक्ट कर रहा है वो बीइंग इन अ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन की वो वहाँ से खड़े होकर फायरिंग कर रहा है, बट एक्चुअली कमीशन ऑफ एक्ट वो ऑफेंस कमिट कर रहा है। तो वहाँ पर भले ही रियल प्रेजेंस नहीं है, कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस है। ऐसे केसेस में भी आप इंडिया के अंदर ही वो ऑफेंस कमिट कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। सो आई होप आपको सेक्शन 2 क्लियर हुआ होगा। नाउ इस सेक्शन के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फॉरेन सोवरेंस जो कि किसी अदर कंट्री, किसी सोवरेन कंट्री का हेड माना जाता है, तो उनको आईपीसी से एक्सक्लूड करके रखा है। ऐसे ही एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, एलियन एनिमीज जो हैं एंड फॉरेन आर्मी जो है, इन लोगों को स्पेशली आई थिंक मार्शल लॉ में, मार्शल कोर्ट्स में ही ट्राई किया जाता है। आर्टिकल 361 प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती जब वो प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑफिस को होल्ड करते हैं।
नाउ सेक्शन 3 एंड 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन प्रोवाइड करते हैं आईपीसी का. एज पर सेक्शन 3, punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India. So any person, again they use any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. So कोई भी व्यक्ति जो as per Indian law he can be tried for an offence committed beyond India. So this is simply providing that any person liable by any Indian law, कोई भी Indian law के द्वारा कोई भी person liable है to be tried for an offence committed beyond India. So any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India, he shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. तो उस वो जो इंडियन लॉ के तहत किसी भी व्यक्ति को लायबल माना जाता है कोई भी ऑफेंस इंडिया से बाहर करने के लिए, वो इस कोड के तहत की तरह जो प्रोविजंस हैं उसके तरह सेम मैनर में ऐसा माना जाएगा कि उसने इंडिया में ही वो ऑफेंस कमिट किया है. ओके, आई होप आपको समझ आया. इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि A British does any act which is an offence in India against B, an Indian. In Britain, the British man would be liable for that offence even though such act was not an offence in Britain, and he may be tried in India as if such act was committed by him in India. So A was a British man and वो कोई ऐसा एक्ट करता है जो इंडिया में एक ऑफेंस है अगेंस्ट एन इंडियन इन ब्रिटेन. सो इवन दो कि वो एक्ट ब्रिटेन में ऑफेंस नहीं है बट इंडिया में एक ऑफेंस है और इंडियन मैन के अगेंस्ट उसने कमिट किया है, इसीलिए इफ दैट पर्सन इज बाय वे ऑफ एक्सट्रेडिशन और इफ ही इज इन इंडिया ही मे बी ट्राइड अकॉर्डिंगली एज इफ दैट ऑफेंस वॉज कमिटेड इन इंडिया. आई होप दिस इज क्लियर थ्रू दिस इलस्ट्रेशन की जो इस सेक्शन का इफेक्ट है वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक्चुअली जो ये प्रोविज़न बोल रहा है कि एनी पर्सन मीन्स एनी पर्सन. इंडियन लॉ के तहत किसी को भी बियॉन्ड इंडिया ट्राई किया जा सकता है, ऐसा कोई इंडियन लॉ प्रोवाइड कर रहा है और उसके बाद उसको ऐसे माना जाएगा कि वो एक्ट चाहे इंडिया से बियॉन्ड ही कमिट हुआ हो, ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया के अंदर ही कमिट हुआ है. दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी सूटेबल फॉर दिस सिचुएशन इन दिस सेक्शन. नाउ सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस. The provisions of this code apply also to an offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be, any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India. So as per section 4 ये 3 situations में भी IPC अप्लाई होगा जहाँ पर इंडियन सिटीज़न ने इंडिया के बाहर बियॉन्ड कोई ऑफेंस कमिट किया है या किसी भी पर्सन ने जो शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है कहीं पे भी किसी व्यक्ति ने उसके अंदर ऑफेंस कमिट कर दिया है. तो चूँकि वो इंडिया में रजिस्टर्ड है और चाहे वो उसमें ऑफेंस करने वाला इंडियन हो या नॉन इंडियन नॉन सिटीज़न हो, डजेंट मैटर, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट और शिप पर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है तो ऐसे केसेस में भी IPC अट्रैक्ट होगी. Thirdly, any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India, again located in India, तो तब भी IPC अप्लाई होगा चाहे कोई भी वो ऑफेंस कमिट कर रहा हो. तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर कोई एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अगर ऑफेंस कमिट होता है तो वहाँ पर इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है. पॉइंट टू बी नोटेड, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तब वहाँ पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस एज पर सेक्शन 4 अप्लाई हो रहा है. अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया किसी इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तब तो ऑब्वियसली सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होगा. तो इंडिया के बाहर ऑफेंस कमिट करने के लिए एज पर सेक्शन 4 जो कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन के लिए देख सकते हैं कि ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, he can be tried and convicted of murder in any place in India at which he may be found. So he is a citizen of India and he commits a murder in Uganda, not in India. So even such situation as per section 4 subsection 1, the clause 1, वहाँ पर citizen of India होने की वजह से he shall be liable as per the Indian penal code as section 4.
एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं. ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड. सो जो भी अगर इंडिया में करा जाता कोई भी एक्ट और वो आउटसाइड किया जा रहा है तो वो पनिशेबल होगा इस कोड के अंदर. ओके. द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स मीन्स द मीनिंग असाइंड इन क्लॉज के ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. तो इसमें जो क्लॉज के ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन प्रोवाइड की है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के, वही सेम मीनिंग कंप्यूटर रिसोर्स की मानी जाएगी एज पर सेक्शन 4 एक्सप्लेनेशन बी. सो आई होप सेक्शन 4 बेयर प्रोविज़न आपको समझ आया. नाउ बिकॉज हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेक्शन 188 ऑफ CRPC को मेंशन करना ज़रूरी है, बिकॉज ये प्रोवाइड कर रहा है ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया. व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन हाई सीज और एल्सवेयर. हाई सीज का मतलब वो होता है जहाँ पर किसी भी कंट्री का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, मतलब वो ऐसा टेरिटरी होती है, वाटर टेरिटरी होती है जहाँ पर किसी भी कंट्री का वहाँ पर जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल एरिया है सी का. तो ऐसे प्लेसेस में इधर ऑन हाई सी और एल्सवेयर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफेंस कमिट करता है, या बाय ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, he may be dealt with in respect of such offence as if it had been committed at any place within India at which he may be found. Okay, provided that notwithstanding anything in any of the preceding sections of this chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of central government. So हमने ये conditions पहले पढ़ी कि इंडियन सिटीजन अगर कमिट करता है हाई सी में एल्सवेयर या इंडिया के बियॉन्ड एंड विदाउट एज पर सेक्शन 4 ऑल्सो, और एनी पर्सन कमिटिंग एनी ऑफेंस एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो यहाँ पर पनिशेबल तो का ऑफेंस एंड ट्राइबल होगा IPC के तहत. बट यहाँ पर स्पेशली ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, ये ट्राई करने के लिए किसी भी ऐसे ऑफेंडर को कि वहाँ पर प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरी होगी. सो दिस इज़ अ प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो हमें पता होना ज़रूरी है. आई होप आपको समझ आया. नाउ ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो कभी कभी कंफ्यूजिंग होते हैं. तो इस केस में क्या हुआ कि अ फॉरेनर अबेट्स कमीशन ऑफ ऑफेंस विच इन कॉन्सिक्वेंस कमिटेड इन इंडिया. तो एक फॉरेनर ने कमीशन ऑफ ऑफेंस को अबेट किया एंड कॉन्सिक्वेंटली वो ऑफेंस कमिट भी हो गया इंडिया में. तो क्या फॉरेनर वुड बी लायबल अंडर IPC इफ अबेटमेंट हैज़ बीन मेड इन इंडिया? ही वुड नॉट बी लायबल बिकॉज एज पर सेक्शन 4 itself, it provides that अगर कोई ऑफेंस विदाउट एंड और बियॉन्ड इंडिया अगर कोई इंडियन सिटीजन कमिट करता है तो ऐसे केसेस में ही IPC अट्रैक्ट होगा. बट यहाँ पर फॉरेनर ने अबेटमेंट कॉज किया, फॉर एग्जांपल उसने इंस्टिगेट किया, तो इंस्टिगेशन में अल्टीमेटली फॉरेनर ने इंस्टिगेशन कहाँ कमिट किया? किसी भी जगह इंडिया के जो बाहर है. तो एक फॉरेनर ने किया और भले ही उसका कमीशन इंडिया में हो गया हो तो उसका कमीशन के लिए जिसने कमिट किया वो तो लायबल होगा, बट फॉरेनर अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा बिकॉज अ फॉरेनर इज एज पर सेक्शन 4 जो कंडीशन है उसके अंदर वो नहीं आ रहा है, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग एज पर सेक्शन 4. इफ़ यू सी सेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो अगर अबेटमेंट कमिट हुआ है तो आप देखेंगे कि अबेटमेंट कमिट किया है इंडिया के बाहर किसी फॉरेनर ने, नॉट इवन इंडियन सिटीजन. तो ऐसे केसेस में यहाँ पर IPC अट्रैक्ट नहीं होगा. ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस सिचुएशन के लिए. तो आई होप आपको समझ आया कि यहाँ पर फॉरेनर है और अबेटमेंट किया है जो कि इंडिया में नहीं किया है, किसी फॉरेन कंट्री में किया है. भले ही वो ऑफेंस इंडिया में कमिट हो जाता है तब भी अबैटर जो इंस्टिगेटर है वो लायबल नहीं होगा IPC के अंदर, बिकॉज इट इज़ नो वेयर बीइंग इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द प्रोविजंस. जो डेफिनेशन है उसके अंदर वो इंक्लूड ही नहीं हो रही है सिचुएशन, दैट्स वाई यू शैल नॉट बी लायबल. नाउ कुछ एग्जाम्पल्स और हम डिस्कस करेंगे. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अ फॉरेनर कमिटेड एन ऑफेंस इन साउथ अफ्रीका एंड हैज़ बीन ट्राइंग इन इंडिया, हैज़ बीन स्टेइंग इन इंडिया. कैन द इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ए? सो एज यू नो दैट अ फॉरेनर committed an offense in South Africa and has been staying in India. तो इंडिया में स्टे करने की वजह से बस कोई ऑफेंडर नहीं बन जाएगा अगर उसने ऑफेंस इंडिया में नहीं किया, या वो इंडियन सिटीजन नहीं है जिसने इंडिया के बियॉन्ड कोई ऑफेंस कमिट किया हो. सो अ फॉरेनर कमिटिंग एन ऑफेंस नॉट इन इंडिया इन सम अदर प्लेस इन साउथ अफ्रीका
तो इस वजह से, और उसके बाद वो इंडिया में स्टे कर रहा है, इस वजह से बस वो इंडिया में ट्राई करा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट एज़ पर आईपीसी में जो 2, 3, 4 उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। नाउ 2 offenders फाइट इन फॉरेन वेसल ऑन हाई सीज, बोथ ऑफ देम लैंड इन मुंबई, कैन दे बी ट्राइड इन इंडिया? सो 2 foreigners फाइटिंग इन फॉरेन वेसल ऑन हाई सीज, तो इंडिया की टेरिटरी नहीं, हाई सी मतलब न्यूट्रल वाटर टेरिटरी जो किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। फॉरेन वेसल इंडिया में रजिस्टर होता तो इंडिया में ट्राई हो सकता था। टू फॉरेन पीपल, सो यहाँ पे ना कोई इंडियन सिटीज़न है ना इंडियन वेसल है और हाई सी है। अगर इंडियन वाटर के अंदर आता तो भी इंडिया में ट्राई किया जा सकता था, तो ऐसे केस में भी आईपीसी के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है। बट अगर ऑफेंस कमिट होता है इंडियन टेरिटरी में, इवन फॉरेनर्स, दोनों लोग फॉरेनर्स हैं तो भी आईपीसी अप्लाई होता है, क्योंकि इंडियन टेरिटरी में वो इंडिया के अंदर ऑफेंस कमिट हो रहा है। सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आए। नाउ सेक्शन 5 प्रोवाइड्स एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोड। सो सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड, दिस एक्ट। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिसर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। सो आप देख सकते हो कि ये अल्टीमेटली एक्सक्लूड कर रहा है कि जो स्पेशल लॉ हैं, लोकल लॉ हैं, और जो भी मार्शल लॉज हैं, मार्शल लॉज में ये सारी चीज़ें, म्यूटिनी एंड डिसर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन इन दी सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनको आईपीसी के तहत डील नहीं किया जाएगा। इनके लिए मार्शल लॉज के अंदर प्रोविजंस हैं, तो वहाँ पर उन केसेस में आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। और जहाँ पर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में प्रोविज़न दिए गए हैं, कोई ऑफेंस स्पेशल लॉ लोकल लॉ के अंदर कवर हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये सारे प्रोविज़न्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आगे ऐसे भी पूरे आईपीसी को हम मेन जो प्रोविज़न्स हैं उनको हम कवर करेंगे, एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो बनाएंगे और पूरी सीरीज़ को कवर करेंगे, आईपीसी को कवर करेंगे। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।